खाली जी आर कहने से कुछ नहीं होता है कि भाई हमारे पास जी आर की पावर है और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जी आर आपको परफेक्ट नॉलेज होगा तभी आप जी आर से कुछ कर पाएंगे। सीधा बोलो ना कि हमको इसको रिपेयर करना नहीं आ रहा है, पार्ट नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट को बेवकूफ बनाने का क्या मतलब है। और अधिकतर टेक्नीशियन यही करते हैं कि WTR बदल के देख लेते हैं, शॉर्टिंग हो गई तो हटा के देख लेते हैं, इसके बाद फिर जो मेन आता है कि अब क्या करना है। और यहीं जा करके इंडिया का हर टेक्नीशियन जो है कि वो फंस जाता है और उसका जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब मैं क्या करूं इसके अंदर। और फिर उल्टा सीधा कुछ भी करता है, कभी CPU रिवॉल्व करना, कभी पावर बदलना, और इससे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, केवल इसमें टाइम खराब होता है। 2-3 घंटे 4 घंटे देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक मोबाइल गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आता हूं और बहुत दिनों से सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं नेटवर्क पर कोई वीडियो लेके आऊं, तो आज मैं एक नेटवर्क पर वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारे पास एक फ़ोन है जो कि हमारा Redmi 9 पावर है और इसमें प्रॉब्लम है नो सर्विस की। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, देखा जाए तो बड़ी प्रॉब्लम ही होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है अभी प्रॉब्लम कहाँ है। कारण यह है, मैं इसको बड़ी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बड़े इंस्टीट्यूट से लौट कर वापस आया है एक स्टूडेंट जो थे, वो जो इनके ऑनर हैं जिस फोन के, वो एक हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जाना माना इंस्टीट्यूट है एक। वहाँ पर वो इसको वहाँ पर वो ट्रेनिंग लेने गए थे और इसको अपने साथ लेके गए थे। तो ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने वहाँ पर ट्रेनिंग ली, साथ साथ में इस फ़ोन को उनको दिया कि सर इसको आप रिपेयर करके दीजिए। तो उन्होंने इस फ़ोन को अपने पास रखा। उसके बाद एक टीचर ने रिपेयर किया, नहीं हुआ, दूसरे टीचर ने रिपेयर किया, नहीं हुआ। फिर इंस्टीट्यूट के ऑनर के पास गया जो वहाँ पर मेन है और जो पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं, तो उनके पास गया। उन्होंने भी इसका अपने पास रख करके कुछ दिन बाद उनको वापस कर दिया कि भाई इसका कुछ पार्ट्स है जो मिल नहीं रहा है, और ऐसा क्या करके वापस कर दिया। तो मैं भी जानना चाहूँगा कि इसके अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये Redmi 9 पावर है। आजकल तो स्वाइप बोर्ड, स्क्रैप बोर्ड मार्केट में भरे पड़े हैं, जैसे चाहिए वैसे मदरबोर्ड मिल जाते हैं, ऑन बोर्ड मिल जाते हैं, तो इनको इसका पार्ट नहीं मिला। हैरत की बात तो ये है। तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि मदरबोर्ड और मतलब स्क्रैप बोर्ड में भी नहीं मिला। स्क्रैप बोर्ड में तो मिलना था ना, ये तो लॉजिक ही नहीं हुआ ऐसा बोलने का कि भाई इसका मतलब पार्ट नहीं मिल रहा है। सीधा बोलो ना कि हमको इसको रिपेयर करना नहीं आ रहा है, पार्ट नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट को बेवकूफ बनाने का क्या मतलब है। तो चलिए हम इसे देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो देख लेते हैं। पहले तो हम इसमें फ़ोन में मैं आपको वेरीफाई कराऊंगा कि ये फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है और कैसे है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा Redmi 9 पावर है और इसमें अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर सिग्नल, अगर आप देखें तो यहाँ पर सिग्नल पर क्रॉस आ रहा है, कोई सिग्नल नहीं है। उसके बाद अगर हम अंदर जाके देखते हैं, अंदर जाके देखें तो सिम कार्ड के अंदर आपको यहाँ पर एयरटेल सिम दिख रहा है, सिम नंबर 2 में। अब इसमें हम चेक करें तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं, 2G, 3G और प्रेफर्ड LTE। तो ये तीनों पर अभी देखिए तो यहाँ पर ये है थोड़ा कम शो हो रहा है, ना तो फुल शो हो रहा है, ना एकदम हाइड है। तो इस कंडीशन में इसमें कुछ भी आप सेलेक्ट करोगे तो नहीं होने वाला है। और हम नीचे जाके देखें मोबाइल नेटवर्क में, यहाँ पर हम अगर इसको मैनुअल सर्च करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर जब हम मैनुअल सर्च कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर सर्चिंग चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, चूज नेटवर्क मैनुअली, कैन नॉट सर्च फॉर मोबाइल नेटवर्क, मतलब ये आपका नेटवर्क सर्च नहीं कर सकता, कैन नॉट सर्च। ठीक है, तो ऐसी इसमें प्रॉब्लम क्यों है, ऐसा क्यों आ रहा है, तो हम देख लेते हैं इसमें काम क्या क्या हो चुका है और क्या हमको करना है। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इसमें हम DSO का इस्तेमाल भी करेंगे, मल्टीमीटर का इस्तेमाल भी करेंगे और देखेंगे फाइनली इसमें प्रॉब्लम है क्या। साथ में मैं आपका बता देता हूँ आपको इसमें कि
ये जिसका फ़ोन है उसके इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर हैं, आप देख सकते हैं क्या क्या नाम लिखे हुए हैं और ये सब कॉन्टैक्ट हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट करके, और इसका हम नंबर भी चेक कर सकते हैं। सीरियल नंबर स्टार है 06#। तो इसका ये IMI नंबर आ रहा है। तो IMI नंबर बताने का और आपको इसके कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाने का मतलब ये है कि इस सेट को अभी ये सुधारने से पहले मैंने आपको दिखाया और सुधारने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये सेट वही है, मदरबोर्ड वही है, क्योंकि कुछ लोग इस टाइप से कमेंट कर देते हैं। मान के चलिए जिनके यहाँ से फ़ोन आया है, जो इसको नहीं बना पाए हैं, वो इस जब वीडियो को देखेंगे शायद वो भी इस टाइप का कमेंट कर दें कि हो सकता है मदरबोर्ड बदल दिया हो, ये फ़ोन ही वो ना हो। तो आप यहाँ पर वॉलपेपर भी देख सकते हैं, कौन सा वॉलपेपर लगा हुआ है, एप्लीकेशन देख सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन इसमें अभी हैं, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं, अगर बात करें हम इसकी, तो इसको फ़ोन को पूरी अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। उसके बाद पीछे से बात करें तो आप पीछे से भी देख सकते हैं, मदरबोर्ड को पूरा आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें पहचान बना लीजिए कि ये हमारी शील्ड है। शील्ड पर यहाँ पर कुछ निशान है, कुछ यहाँ पर निशान है। आप जो भी आपको यहाँ पर लगता है कुछ पहचान चिन्ह, तो आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसमें काम करना और देखते हैं इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कौन सा पार्ट खराब है जो कि उन लोगों को नहीं मिला जो इसको बना रहे थे, जो कि अच्छा खासा एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और मध्य प्रदेश में काफ़ी नाम है। फिर भी वो ऐसी बात करते हैं स्टूडेंट से कि इसका पार्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है। तो देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो नहीं मिल रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको चेक करना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मदरबोर्ड है, इस पर कितना काम हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें देखिए FEM पर भी काम हुआ है, PFO पर भी काम हुआ है, WTR पर भी काम हुआ है। और ये मदरबोर्ड की आप पहचान भी लगा सकते हैं। आप इसकी शील्ड देख सकते हैं, शील्ड पे कुछ दाग धब्बे हैं, ताकि आपको बाद में जब मैं दिखाऊं तो आपको ये क्लियर हो जाए कि वही बोर्ड है। तो आप देख सकते हैं पूरा। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक करने की, कि इसमें वोल्टेजेस जो हैं वो सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो हम इसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मैं स्कीमेटिक खोलूँगा और स्कीमेटिक में जाके मैं ये देखने वाला हूँ कि कहाँ कितने वोल्टेज आएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे जो हमारी बड़ी सी IC दिख रही है उसी में वोल्टेज देखना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी स्कीमेटिक में देखें तो ये हमारी IC है और इसमें वोल्टेज कहाँ आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन नंबर 8 VBAT और पिन नंबर 7 VIO। तो ये दो वोल्टेज हम चेक करेंगे जो कि इन दोनों कैपेसिटर पे आपको मिलने वाले हैं, 1 और 2। तो एक आप ये कैपेसिटर पे चेक करेंगे कि इस पर आपका वोल्टेज आएगा और तो एक इस कैपेसिटर पे आपका वोल्टेज आएगा जो कि जिसकी वोल्टेज रेंज रहेगी आपकी 1.8 वोल्टेज, जो आप यहाँ देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज VREG L9 1.8 वोल्टेज। तो ये आपका आएगा, वो कहाँ आएगा, इस कैपेसिटर पर आएगा जो कि हमारी IC के जस्ट नीचे एक खड़ा हुआ कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा VBAT कहाँ पर आने वाला है। तो ये आने वाला है इस कैपेसिटर पर। तो ये कहाँ पर है, ये जस्ट उसके नीचे है। तो हम ये दोनों कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करने वाले हैं। इस कैपेसिटर पर C3206 पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारा बैटरी का वोल्टेज आना चाहिए और हमारा C3216 पर हमारा 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। तो हम मल्टीमीटर को लगा लेते हैं DC रेंज में। हमने मल्टीमीटर को लगा लिया है DC रेंज में और हम देख लेते हैं अब इसकी वोल्टेज। तो एक प्रो हम ग्राउंड पे रखेंगे और हम इस पर देखेंगे। इस कैपेसिटर पे हमने देखा था कि यहाँ 1.8 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1.8 आ रहा है, मतलब ये लाइन हमारी ओके है। अब हम देखेंगे इस पर हमें देखना था कि यहाँ पर हमारा बैटरी जितना वोल्ट आना चाहिए। तो देखिए 3.7 जितना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये इसके वोल्टेज हमारे ओके हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट IC के। तो अगली IC जो है हमारी वो जस्ट इसके ऊपर लगी हुई है। तो हम इस पर देखेंगे।
तो इस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे इसकी पिन नंबर 9 और 10 पर हमारा बैटरी जितना आना चाहिए वोल्टेज, जो कि हमारा C3304 पर आ रहा है। तो C3304 अगर देखें तो हमारा इस आईसी के कॉर्नर पर लगा हुआ है। और उसके बाद दूसरा वोल्टेज हमारा है 7 नंबर पिन पर, जो कि हमारा C3306 पर आ रहा है, जो सबसे नीचे है। तो एक सबसे नीचे लगा है, एक सबसे ऊपर लगा है, दोनों पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, एक में बैटरी जितना और एक में आपका 1.8। तो सबसे नीचे वाला जो है 1.8 वोल्ट है, तो मैं देख लेता हूँ। तो इस समय हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1.8 जितना वोल्ट आना चाहिए तो आ रहा है। और यहाँ पर हमारा बैटरी जितना आना चाहिए, तो यहाँ देख लेते हैं कितना वोल्टेज है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा 3.737 आ रहा है। तो ये लाइन भी हमारी ओके है, यहाँ पर भी हमारा पूरा वोल्टेज बन रहा है। और इससे पहले हमने देखा था जो कि हमारा PFO है, इस पर हमारा 1.8 जितना वोल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 1.8 अभी भी है। और इस पर हमारा 3.7 जितना आना चाहिए, तो यहाँ भी अभी 3.7 ही है। तो इसका मतलब है कि हमारे दोनों वोल्टेज इनके ओके हैं। अब हम देखेंगे अगली आईसी जिसका वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, तो वो हमारी WTR। हम WTR को चेक कर लेते हैं। तो WTR के वोल्टेज हम देखेंगे तो हमारे पास ये WTR के वोल्टेज के लाइन के नाम है WTR0, VDD-RF2 और VDD-RF1। तो RF1 हम देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक टोटल एक ही लाइन है, क्योंकि सब में RF1 लिखा है, ये RF2 है। तो हम पहले 2 नंबर पे देखेंगे ये कहाँ से आ रही है। तो इसमें जो भी कंपोनेंट बीच में होगा उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 2 कैपेसिटर दिख रहे हैं, इन पे हम वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे ये वोल्टेज कहाँ पर बन रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारी WTR के जस्ट नीचे ही यहाँ ये नोज पॉइंट के पास में एक C3115 और C3119 और यहीं देखें R3103। तो ये आपकी ये वाली 1 2 3 ये तीनों कंपोनेंट पर हमारा क्या हो रहा है, इन तीनों कंपोनेंट पर हमारा वोल्टेज आना चाहिए। कितना आना चाहिए, यहाँ हम देखें तो यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए हमारा 1.8 वोल्टेज। तो हम चेक कर लेते हैं क्या इन तीनों पर हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो ये हमारी WTR रही। और लोकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये और ये तीनों ही हमारे 1.8 वोल्ट की लाइन है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या 1.8 वोल्ट है, नहीं है। इस तरफ है क्या, नहीं है। क्या कैपेसिटर पर है, नहीं है। क्या दूसरी तरफ है, नहीं है। और अगला हम देखेंगे हमारा इस कैपेसिटर पर वोल्ट आता है। तो हम देख लेते हैं कि वो आपको यहाँ पर सर्किट में जो दिखा दे रहा है। तो ये हमारा है C117। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये कितने वोल्ट की लाइन है। तो हमने यहाँ पर बताया था VDD-RF1, तो ये RF1 ही है। और यहाँ पर एक हो गई है लाइन, यहाँ देखें तो यहाँ पर 1.0 वोल्ट आना चाहिए, जो कि इस पर नहीं आ रहा है। तो मैं बड़ा वाला कैपेसिटर पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या वोल्टेज है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। क्या इस तरफ है, नहीं है, क्योंकि एक तरफ से ग्राउंड है तो वहाँ पर तो होगा भी नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों तरफ कहीं भी देखो तो वोल्टेज नहीं है। तो देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, तो इस तरफ कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसमें वोल्टेज नहीं है WTR में। तो ऐसा क्यों है कि वोल्टेज नहीं है? वोल्टेज नहीं होने के कारण 2-3 हो सकते हैं, जैसे कि पावर आईसी खराब हो सकती है जो इसको वोल्टेज नहीं दे रही हो सकता है कि इसकी जिस वोल्टेज में लाइन, जो भी वोल्टेज के कैपेसिटर लगे हुए हैं जिस वोल्टेज की लाइन में, वो लाइन शॉर्ट हो या वो लाइन ओपन हो। तो हम देख लेते हैं कि इसमें लाइन में शॉर्टिंग, ओपन या लीकेज या हमारी पावर आईसी खराब है। तो हम वो देख लेते हैं इसमें दिक्कत है कहाँ आखिर। तो हम सबसे पहले निकालेंगे बैटरी निकालने के बाद कूल टेस्टिंग करेंगे, जो कि हम डायोड मोड में करने वाले हैं। तो हमने डायोड मोड लगा लिया है और अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो कैपेसिटर है इस पर वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो क्या इसमें रीडिंग ओके है। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी इसमें 247 रीडिंग आ रही है। उसके बाद हम देखें अगली ये वाली लाइन चेक करें तो इसमें हम देखें कि इसमें कितनी रीडिंग है। तो इसमें रीडिंग देखें तो मात्र 49 है और दूसरी तरफ देखें तो
ग्राउंड है, तो इस तरफ ग्राउंड ही होता है। तो 49 मतलब सीधी सी बात है इसमें लीकेज है। तो हमने देखा कि इसमें जो है लीकेज आ रहा है, WTR की एक लाइन में लीकेज आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस WTR को उठाकर देखेंगे कि इसमें लीकेज कहाँ से है, क्योंकि इसमें जिसका ये फ़ोन है उन्होंने बोला है कि इसकी WTR भी चेंज करके देखी 2-3 बार। तो हो सकता है कि WTR इसकी ख़राब हो गई हो, किसी प्रकार से लीकेज आ गया हो। तो देखिए हमने WTR निकाल ली है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लाइन थी ये तो ओके थी। इस पर देखते हैं जिस पर हमारा 50 रीडिंग आ रही थी, इस पर देखते हैं क्या रीडिंग सही हुई। तो देखिए 470 रीडिंग आ गई है। 470 रीडिंग आने का मतलब ये है कि जो हमारी WTR थी वो ही खराब थी। अब इसमें आपकी WTR खराब थी, पहले से खराब थी या बदल दी गई है तो पता नहीं, लेकिन WTR निकालने के बाद इसकी लीकेज खत्म हो गया है। तो हम इसमें WTR चेंज करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, फ़ोन हमारा सही होता है या नहीं होता है। तो हम इसकी WTR चेंज कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसमें WTR चेंज कर लिया। अब हम देख लेते हैं जो हमारा कैपेसिटर पर 49 रीडिंग आ रही थी, लीकेज था, वो सही हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखें तो 459 रीडिंग दिखा रहा है, मतलब ये लाइन सही हो चुकी है। यहाँ पर देखें इस रजिस्टर पे भी देखें तो बिल्कुल ओके है, कोई लाइन में कोई दिक्कत नहीं बची है। तो अब हम देख लेते हैं क्या हमारी ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई है। तो हम उसको चेक कर लेते हैं। तो वापस हम इसको मदरबोर्ड को वापस लगाएंगे, उसके बाद बैटरी लगाएंगे और एंटीना केबल जो है वो लगाएंगे और फिर हम इसमें सिम डाल के देखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए सेट पूरा चालू हो गया है, हम इसमें WTR बदल चुके हैं लेकिन नेटवर्क अभी भी नहीं आए हैं। अब हम देख लेते हैं अंदर सिम सेटिंग में अंदर देखते हैं तो अभी भी हमें नंबर 2 पर एयरटेल की ही सिम डली हुई है। और इस पर हम अंदर जाके देखें तो प्राइवेट टाइप नेटवर्क में देखें तो अभी भी यहाँ पर जो है जैसा कि जैसा है, अभी यहाँ पर हाईलाइट नहीं हुआ है। और इसके बाद मोबाइल नेटवर्क में जाके अगर हम मैनुअल सर्च करते हैं तो देखिए क्या होता है। अभी भी ये सर्चिंग ले ही रहा है। अब देख लेते हैं क्या ये आगे कुछ कर रहा है या फिर वो कैन नॉट सर्च आता है। अभी भी कैन नॉट सर्च ही आ रहा है, मतलब अभी इसकी जो है एक ही प्रॉब्लम ठीक हुई है, अभी और भी कोई इसमें प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक तो उन लोगों ने भी इसको सही करके देखा होगा, दूसरी WTR लगा के देखी होगी, फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ। अगर इससे ही प्रॉब्लम होती WTR से तो उनके हाथ से भी सही हो गया होता। तो हम आगे देखने वाले हैं कि इसमें आगे प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो देखा जितना भी अभी हमने जो काम किया है, इतना काम तो इंडिया में हर टेक्नीशियन कर लेता है कि देखा कि भाई लीकेज है, शॉर्टिंग है, हटा ली, WTR खराब थी, बदल दी। और अधिकतर टेक्नीशियन यही करते हैं कि WTR बदल के देख लेते हैं, शॉर्टिंग हो गई तो हटा के देख लेते हैं। इसके बाद फिर जो मेन आता है कि अब क्या करना है, और यहीं जा करके इंडिया का हर टेक्नीशियन जो है कि वो फंस जाता है और उसका जो है दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब मैं क्या करूं इसके अंदर। और फिर उल्टा सीधा कुछ भी करता है, कभी CPU रिवॉल्व करना, कभी पावर बदलना, और इससे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। केवल इसमें टाइम खराब होता है, 2-3 घंटे 4 घंटे देगा और इसमें 2-3 घंटे का 4 घंटे का समय खराब होगा। उसके बाद दिमाग ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फिर अपने जो मिलने वाले टेक्नीशियन यार दोस्त हैं उनको कॉल करेगा बंदा कि भाई ये कहाँ से होगा, यूट्यूब सर्च करेगा कि कहाँ से होगा, लेकिन इसका सोल्यूशन कहीं से नहीं मिल पाता है और फिर होते हैं परेशान।
फिर इसके बाद ढूंढने लगते हैं कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए जहाँ पर ये सब सिखाया जाए। और अधिकतर लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो कहीं इस बात के लिए, इस ऐसे काम सीखने के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन वहाँ भी वो ऐसी कोई सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं और फिर हताश होकर के इंस्टीट्यूटों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं कि सारे इंस्टीट्यूट ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं सिखाते हैं, बस केवल पैसा लेना जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, इंडिया में और भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप सर्च कीजिए, आप उनको एक बार वहाँ पर जा कर के डेमो लीजिए तो आपको पता चलेगा कि अच्छे इंस्टीट्यूट भी होते हैं। तो चलिए हम इसमें आगे काम करते हैं, इसके आगे हमको क्या करना है, और यही आप सबको जानना था, इसी की आपको सबको ख्वाहिश थी कि आगे आगे होता क्या है। तो चलिए आज हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसके जो क्लॉक सिग्नल है वो चेक कर लेते हैं कि इसके डाटा और क्लॉक आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम डाटा क्लॉक चेक करेंगे हमारी जो PFO IC है इसका। तो इस IC में कहाँ पर हमारे डाटा क्लॉक हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 5 नंबर पे आपको क्लॉक और डाटा दिख रहे हैं। तो पहली लाइन जो है हमारी RF क्लॉक की है, दूसरी RF डाटा की है। तो RF क्लॉक हमें R3211 पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देखें कि हमें कोई क्लॉक मिल रहा है कि नहीं। तो ये हमारी IC के जस्ट कॉर्नर पॉइंट पे देखेंगे आप, तो यहाँ पर एक रजिस्टर R3211 और दूसरा R3212 लगा हुआ है। तो देख लेते हैं, ये हमारी क्लॉक की रजिस्टर है, हमारी डेटा की रजिस्टर है। तो इन दोनों पे हम क्लॉक चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखें, ये क्लॉक की लाइन में देखें तो यहाँ पर कोई भी अभी हलचल नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई क्लॉक, कोई क्लॉक के पैकेट्स जो होते हैं वो नहीं आ रहे हैं अभी तक। मतलब थोड़ा बहुत तो आ जाना था, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर अभी तक कोई भी क्लॉक नहीं आई है, अभी तक यहाँ पर कोई भी क्लॉक नहीं आई है। जब क्लॉक नहीं होगी तो डेटा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डेटा भी नहीं आ रहा है। तो अब हम देखते हैं क्या FEM के पास क्लॉक आ रही है। तो हम FEM देख लेते हैं इसकी क्लॉक कहाँ पर है। तो इसमें भी 6 और 5 पर डाटा क्लॉक है। तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पर हमारी क्लॉक नीचे वाली लाइन में है जो कि C3307 पर है, और C3307 जो कि FEM के पास बीच में लगा हुआ है। और उसके बाद हम डेटा की बात करें तो डेटा C3313 मतलब कि एक बड़े से कैपेसिटर के बाजू में है। तो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं क्लॉक। तो इसमें इस तरफ क्लॉक आएगी, इस तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई क्लॉक है। तो अभी हम देखें तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी क्लॉक पैकेट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा और इंतजार हम कर सकते हैं, अभी तक एक भी क्लॉक वगैरह नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं अभी कोई भी क्लॉक नहीं है। और इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कोई डेटा के पैकेट्स हैं क्या। तो यहाँ अभी भी डेटा के कोई पैकेट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब क्लॉक नहीं होगी तो डेटा भी नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं ना डेटा है ना क्लॉक है। तो ऐसा इसमें क्या है जिसकी वजह से इसमें डेटा क्लॉक नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हर काम के लिए एक स्टेप होती है। तो हम पहले क्या करेंगे, FEM को निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ना डेटा आ रहा है, ना क्लॉक आ रही है, ना FEM पर है, ना PFO पर है। तो हमारी जो प्राइमरी IC होती है वो FEM होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप से काम करते हैं। स्टेप से काम करेंगे तो सबसे पहले हम FEM को निकालेंगे, उसकी डेटा क्लॉक चेक करेंगे कि उसकी डेटा क्लॉक में कोई दिक्कत है कि नहीं। अगर वहाँ से दिक्कत कुछ नहीं हुई तब हम PFO निकालेंगे। तो हम पहले नंबर FEM निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने FEM निकाल ली है। अब हम FEM के पिन नंबर 5 और 6 को चेक करेंगे। इसमें कोई रीडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लाइन ओपन तो नहीं है। और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर ये लाइन ओके हुई दोनों तो फिर हम PFO को निकालेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो पेस्ट लगा हुआ है वो साफ कर लेते हैं। तो हम मल्टीमीटर को लगाएंगे डायोड मोड पर, और फिर हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5, तो इस 5 नंबर पे देखें क्या कंडीशन है। तो 5 नंबर पे 853 रीडिंग है, और 6 नंबर पे देखें तो 386 है। यहाँ पर आपकी 856 है।
तो देखिए यहाँ पर डेटा की लाइन पर 388 रीडिंग है और क्लॉक की लाइन पर 856 रीडिंग है, जो कि एबनॉर्मल रीडिंग है, ये नॉर्मल रीडिंग नहीं है। अगर हम बात करें जीआर की, तो जीआर का मतलब केवल रीडिंग दिखाना नहीं होता है कि रीडिंग देख ली और बस हमने इसको डिसाइड कर लिया कि ये रीडिंग सही, मतलब रीडिंग आ रही है, मतलब लाइन ओके है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जब तक जीआर का परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा कि कितनी रीडिंग में हमको क्या समझना है, तभी हम समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है और क्या है। तो अगर खाली जीआर जीआर कहने से कुछ नहीं होता है कि भाई हमारे पास जीआर की पावर है और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जीआर आपको परफेक्ट नॉलेज होगा तभी आप जीआर से कुछ कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 5 नंबर पिन पर बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है और इतनी रीडिंग नहीं आनी थी। इस रीडिंग के ही हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये प्रॉब्लम जो है, इसकी जो 856 रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है इसमें जो भी प्रॉब्लम है सीपीयू से। तो ये जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू से है। तो हम देख लेते हैं सीपीयू में कहाँ कनेक्ट होती है ये लाइन। तो हम उसके बिटमैप पे जाएंगे। बिटमैप पर जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ से कि ये जो है कौन सी लाइन है। तो अभी हम देखें यहाँ पर जो हमारा बिटमैप खुल गया है। बिटमैप में हम देखें तो 1 2 3 4 5 नंबर की लाइन जो है, ये हमारी इसमें ज़्यादा रीडिंग आ रही है। इसमें हम देख लेते हैं सीपीयू से कहाँ से आ रही है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ग्रीन हो गया और हम सीपीयू में जाकर देख लेते हैं कि सीपीयू में ये कहाँ से आ रही है। तो ये है हमारी सीपीयू की, देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर दिख रही है। सीपीयू के जस्ट कॉर्नर पर एक बॉल दिख रही है जो कि ग्रीन कलर की हो चुकी है। ब्लू से नीचे जो है ग्रीन है, वो ही हमारी ये कनेक्टिविटी है। तो हम क्या करेंगे, सीपीयू से यहाँ तक एक जंपर लाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे, फिर देखते हैं इसकी रीडिंग सही होती है कि नहीं। तो हम जो सीपीयू के कॉर्नर पर किस तरफ आ रही है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ जो सीपीयू है, हम सीपीयू में देख लेते हैं कि कहाँ पर आ रही है। तो हमने बिटमैप में देखा तो इस कॉर्नर पर हमें उसकी बॉल अंदर नीचे मिल रही है। जस्ट उसके नीचे ही हम देखें कि ये इसी कॉर्नर पर मिल रही है। इसको अगर हम छोटा करके देखें तो ये इसी कॉर्नर पर है, ठीक है। तो ये वाली बॉल थी वो, और हम कैमरे में देखें तो इसी कॉर्नर पर है। तो हम इसको यहाँ से हम सीपीयू भी उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं और वहाँ से हम एक जंपर ला सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और होता है। जैसे आपका सीपीयू मान के चलिए पेस्टेड सीपीयू है, तो आप नहीं चाहते हैं कि पेस्टेड सीपीयू को उठाएं, और ये भी पेस्टेड ही होता है। तो आप नहीं चाहते हैं कि पेस्टेड सीपीयू को उठाएं, तो आप वहाँ पर ड्रिल भी कर सकते हैं। तो इस पे तो ऑलरेडी काम हो चुका है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हम इसमें ड्रिल करके जंपर भी निकाल सकते हैं और सीपीयू उठा करके भी हम आसानी से इसमें जंपर ला सकते हैं। तो देखिए, सीपीयू उठाना तो कोई भी सीपीयू को निकाल करके और उसमें से जंपर ला सकता है। तो हम इसमें कुछ नया सीखते हैं कि हम ड्रिल करके कैसे ला सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि हम इसमें से ड्रिल करके कैसे ला सकते हैं जंपर। तो मैंने इसको ड्रिल में करना शुरू करता हूँ।
लेके आए हैं और लगा दिया है। अब हम इसकी दोनों की रीडिंग मैच करेंगे। इसमें जो हमारी 6 नंबर पे आ रही थी वो रीडिंग थी हमारी 397, और हम अब 5 नंबर पे देखें तो देखिए 454। तो कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये इतना डिफरेंस चलता है, लेकिन यहाँ हो गई थी 859, तो ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमने CPU से एग्जाम्पल ला के यहाँ पर लगाया है। तो अब हम देखेंगे इसमें IC वापस लगा के कि ये हमारा सेट है वो सक्सेस होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम इसमें IC लगा लेते हैं और फिर देखते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसने क्लॉक जनरेट करना शुरू की है या नहीं की है। तो हमने इसमें PFO के पास जो 2 रजिस्टर लगे हैं डाटा और क्लॉक का, जहाँ पर हमने पहले भी डाटा क्लॉक चेक की थी, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वापस से हमारी डाटा क्लॉक आई है या नहीं आई है। तो उसके लिए हम जाएंगे इसकी पिन नंबर, उसकी रजिस्टर जो है हमारी PFO के पास, ये है क्लॉक की रजिस्टर। तो इस क्लॉक की रजिस्टर पर हम चेक करेंगे क्या हमारी डाटा जो यहाँ पर क्लॉक आती है, क्या हमारी यहाँ पर क्लॉक बन रही है। तो आप वहाँ देख सकते हैं DSO में कि क्लॉक के जो पैकेट्स हैं वो देखिए कैसे आ रहे हैं, आपको देखेंगे वहाँ पर, ये देखिए। तो जो पैकेट्स आ रहे हैं अचानक से जो आ रहे हैं जा रहे हैं, वो हमारी क्या है, क्लॉक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो है क्लॉक के पैकेट्स दिख गए हैं कि क्लॉक के कैसे पैकेट्स आ रहे हैं। अब हम डेटा की तरफ और देख लेते हैं क्या डेटा में पैकेट्स बन रहे हैं। जब क्लॉक आ रही है तो डेटा भी आ रहा ही होगा। तो यहाँ पर जब मैंने डेटा के ऊपर इसकी पिन लगाता हूँ DSO की, तो फिर हम देखते हैं पैकेट्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए डेटा के पैकेट्स भी आ रहे हैं ये। तो अभी हमने PFO पर देखा डेटा पैकेट्स, क्लॉक पैकेट्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारे FEM के ऊपर हमारे पैकेट्स बन रहे हैं कि नहीं। तो हमने एक इस पे और एक 2 अलग अलग कैपेसिटर है यहाँ पर चेक किया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पैकेट्स की क्या करनी। तो देखिए यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि FEM पर भी हमारे पैकेट्स बन रहे हैं, ये FEM के पैकेट्स हैं। और इसी तरह अगर हम देखें इसमें तो यहाँ भी हमारे डेटा के पैकेट्स हैं, डेटा पैकेट्स आ रहे हैं, और वो अभी हमने देखा था वो क्लॉक पैकेट्स थे। IC हम लगा चुके हैं और जंपर भी लगा चुके हैं। अब हम इसमें सिम डालकर चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो हम इसमें लगा लेते हैं सिम और चेक करते हैं कि हमारी जो समस्या थी उसका समाधान हुआ कि नहीं। तो देखिए सेट हमारा चालू हो चुका है, और चालू करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो है नेटवर्क फुल आ चुके हैं। तो देखिए सेट हमारा चालू हो चुका है और नेटवर्क भी हमारे फुल आ चुके हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हम सेटिंग में जाके, सेटिंग में कहीं से भी जा सकते हैं, ऊपर से भी जा सकते हैं, और आप यहाँ से भी जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम देखेंगे फिर से सिम कार्ड के अंदर। तो अभी भी देखिए 2 नंबर पर वही एयरटेल की सिम डली हुई है। और उसके बाद हम देखें कि इसमें हमारा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो था वहाँ पर जो कि फुल तरीके से आपका डार्क नहीं दिख रहा था, इसको हम बोलते हैं फुल ऑन नहीं था ये। और अब देखिए यहाँ पर हम कहीं भी हम टिक करते हैं तो हमारा जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है वो 3G 2G, और कहीं भी आप चाहें तो उसको सेट कर सकते हैं, वो सेट हो जाता है। तो अब तो हमें मैनुअल सर्च करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे सेट में नेटवर्क आ चुके हैं। अब हम इसमें कॉलिंग करके देखते हैं कि कॉलिंग करने में, देखिए कॉलिंग के लिए मैंने इसमें जैसे ये डायलर खोला तो हमारी फ़ोन बुक दिख रही है। तो देखिए वही नंबर है, सेम वही फ़ोन है। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ोन बुक को भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट, हाँ ये हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। इसे मैंने पहले भी दिखाया था इसको बनाने से पहले, और अभी भी मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ कि ये कॉन्टैक्ट लिस्ट वही है। और इस पर हम डायल करने वाले थे 198, ताकि मैं आपको ये भी दिखा सकूं कि ये नेटवर्क फेक नहीं है, वर्किंग नेटवर्क है।
देखिए आप सुन सकते हैं कस्टमर केयर जियो कंप्लेंट नंबर। पोस्टपेड सेवाओं के लिए 2 दबाएं, एक्सट्रीम फाइबर ऑप्टिक्स लाइन के लिए 3 दबाएं, एयरटेल डिजिटल टीवी सेवाओं के लिए एयरटेल। 4 दबाएं। यहाँ जियो कंप्लेंट नंबर इसलिए लिखा है कि आजकल क्या हो रहा है, जो भी जियो की सिम डाल लेता है उसके अंदर जियो का ये नंबर 198 जो है वो सभी के लिए सेम होता है, लेकिन वो जियो के नाम से ऑटोमेटिक आता है कॉन्टेक्ट लिस्ट में। तो इसलिए हमेशा वो जियो ही दिखता है, भले ही हम एयरटेल लगाएं, आइडिया लगाएं, कोई भी लगाएं, 198 पे हम कॉल करेंगे तो दिखाएगा भले ही वो जियो, क्योंकि जियो के नाम से सेव है, लेकिन है किसका? एयरटेल का। एयरटेल में आपका स्वागत है। प्रीपेड सेवाओं के लिए 1 दबाएं, पोस्टपेड सेवाओं के लिए 2 दबाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो है फ़ोन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। हम करते हैं अभी बंद, और आप पीछे से देखें तो मदरबोर्ड भी आप अच्छे से फिर से देख सकते हैं कि मदरबोर्ड वही है कि दूसरा है। तो आपको मदरबोर्ड भी मैं दिखा देता हूँ, तो आप अच्छे से देख सकते हैं मदरबोर्ड को, देख लीजिए। ये मदरबोर्ड वही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा हमारी पहले शील्ड गंदी थी, दाग निशान थे, आप पूरा फ़ोन अच्छे से देख लीजिए वही है। बस मैंने इसमें यहाँ पर एक CPU में जो ड्रिल करके जंपर लगाया है, जिससे हमारा सेट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जिसका ये फ़ोन है वो इसको इंस्टीट्यूट में जहाँ पर ट्रेनिंग लेने गया था बंदा, वहाँ पर इस फ़ोन को लेके गया, और वहाँ पर इसको उस इंस्टीट्यूट के टीचर्स के द्वारा ये बोल दिया गया कि इसका पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये सेट अभी नहीं बन पाएगा, और वापस दे दिया। तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है WTR तो आपने बदल के देख ली, तो पार्ट क्या बचा? पार्ट ये बचा, ये जो जंपर है ना, ये जंपर CPU से यहाँ तक आया है, बस ये पार्ट नहीं था उनके पास, यही पार्ट गायब था उनसे, क्योंकि ये पार्ट मार्केट में नहीं मिल सकता। आप मदरबोर्ड भी ले आओगे तो पार्ट नहीं मिलेगा ना, तो यही पार्ट उनसे गायब था। तो देखा आपने कौन सा पार्ट गायब था। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने एक फॉल्ट को क्लियर किया, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको चेक किया। ये नेटवर्क सॉल्यूशन था, नेटवर्क का फॉल्ट था, नेटवर्क सेक्शन में था। जिस ऐसे नेटवर्क सेक्शन मोबाइल का एक ऐसा सेक्शन है जिससे सभी टेक्नीशियन बहुत घबराते हैं कि मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, समझ में नहीं आता है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको सर्किट का परफेक्ट नॉलेज है, स्कीमेटिक का परफेक्ट नॉलेज है, तो आप किसी भी सेक्शन में किसी भी फॉल्ट को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको प्रॉपर नॉलेज की। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आपसे कोई भी सेक्शन का कोई भी फॉल्ट वापस नहीं जाएगा। और इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट चले गए, 10 दिन 20 दिन 15 दिन 1 महीने की ट्रेनिंग लेके आप मतलब इतने बड़े टेक्नीशियन बन गए, कभी नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप 10 दिन हो, 20 दिन हो, 15 दिन हो, या 30 दिन हो, या 45 दिन हो, जो भी इंस्टीट्यूट एक समय दे के आपको पढ़ा रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ दे नहीं रहा है। हर इंस्टीट्यूट आपको कुछ ना कुछ देता है। फर्क यह है कि हम उसकी वैल्यू कितनी समझते हैं। कि कुछ लोगों को अगर आप 90% भी नॉलेज मिल जाए ना 100 में से, तब भी उनको वो 90% नहीं दिखता, उनको वो 10% दिखता है कि मुझे ये 10% क्यों नहीं मिला। वो 90% की वैल्यू नहीं करेंगे, वो 10% की उनके सामने खटकेगी कि यार ये 10% क्यों नहीं मिला मुझे, तो वो उस बात को लेकर बुराई करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगर मुझे 10% भी नॉलेज मिला ना, तो मिला, तो नॉलेज तो मिला, जो मुझे नहीं आता था वो तो मिला। तो इस टाइप से हर इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ सिखाता है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट सिखाते नहीं है। भाई आपको सर्किट का नॉलेज नहीं सिखाएंगे तो क्या हुआ, हैंड स्किल तो सिखाएंगे, उससे भी तो हम काम करते हैं, उससे भी तो कमाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं करनी चाहिए किसी को। और रही बात इस फॉल्ट की, तो आपने आपके सामने देखा, आपके सामने लाइव मैंने इसको ट्रेस करके बनाया है। और शायद जो मैंने इसमें बताया और उससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप वाकई में आपको ये वीडियो आपका काम का लगता है, आपको इससे सीखने को मिला है, और ऐसा भी लगता है कि ये किसी और को भी हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।